नमस्कार। ऑडिटिंग में आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रकार के कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं उन सब को मिलाकर के इंटरनल कंट्रोल कहा जाता है। वो कंट्रोल आपका इंटरनल चेक हो सकता है, कैश कंट्रोल हो सकता है, स्टॉक कंट्रोल हो सकता है, एम्प्लॉय रेम्युनरेशन कंट्रोल हो सकता है, मैनेजमेंट कंट्रोल हो सकता है, वो फाइनेंशियल या ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल हो सकता है। तो जितने भी प्रकार के कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में उपलब्ध होते हैं उन सब को कलेक्टिवली इकट्ठा इंटरनल कंट्रोल कहा जाता है, जो इसलिए लागू किए जाते हैं ताकि किसी प्रकार का गबन, चोरी, एरर्स, फ्रॉड्स ना हो, अकाउंट बिल्कुल फेयर एंड ट्रू हो, लेन देन साफ सुथरे हों, उनमें किसी प्रकार के फॉल्स एंट्री, फॉल्स लेन देन ना दिखाए जा सके, ऑप्टिमम स्टॉक रहे, न ज्यादा रहे न कम रहे, कैश का रिसिप्ट और पेमेंट का तालमेल सही से रहे, बैलेंस बिल्कुल ऑप्टिमम रहे, न तो ज्यादा कैश पड़ा रहे न ही कमी रहे, रेम्युनरेशन पेमेंट में किसी प्रकार की गबन और घपले ना हो। तो इन सब चीजों के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाए जाते हैं। इंटरनल कंट्रोल लगाते वक्त व्यवस्था ऐसी कर दी जाती है कि वो एक का किया हुआ काम दूसरा स्वतः उसको ऑटोमेटिकली चेक कर ले और उसकी की हुई गलती पकड़ी जाए और पूरा कार्य किसी एक को ना दिया जाए, उसको हिस्सों में बांटकर अलग अलग लोगों से करवाया जाए, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, अकाउंटिंग करने का काम और एसेट्स को यूज करने का काम अलग अलग लोगों को दिया जाए। तो इस प्रकार करने से इंटरनल कंट्रोल होते हैं। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कंट्रोल, वॉट एवर बी द काइंड ऑफ कंट्रोल, वेदर इकोनॉमिक और रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न, इट इज इंक्लूडेड इन इंटरनल कंट्रोल। यानी कि किसी प्रकार का कंट्रोल जो इकोनॉमिक हो या मैनेजमेंट से रिलेटेड हो उसको हम इंटरनल कंट्रोल में शामिल करते हैं। द वर्ड इंटरनल कंट्रोल इज यूज्ड इन द वाइडर सेंस एंड इंक्लूड्स ऑल अदर कंट्रोल्स सच एज इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक एक्सेट्रा। अर्थात इसको बहुत वाइडर सेंस में इस शब्द को प्रयोग करते हैं। सभी प्रकार के कंट्रोल, चाहे वो इंटरनल ऑडिट हो, इंटरनल चेक हो, वो इंटरनल कंट्रोल में शामिल किए जाते हैं। एक परिभाषा इसकी स्पाइसर और फैगलर ने दी है जो कंप्लीट अर्थ बताती है। इंटरनल कंट्रोल इज बेस्ट रिगार्डेड एज इंक्लूडिंग द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, फाइनेंशियल एंड अदरवाइज, एस्टेब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, including internal check, internal audit and other forms of control। अर्थात इंटरनल कंट्रोल में वो संपूर्ण प्रणाली जो नियंत्रण की है वो शामिल की जाती है, चाहे वो वित्तीय हो या अन्य तरीके की मैनेजमेंट द्वारा जो स्थापित की जाती है ताकि बिजनेस को अच्छे से कंडक्ट किया जा सके। इसके अंतर्गत इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट और अन्य प्रकार के सभी कंट्रोल सिस्टम शामिल किए जाते हैं। इंटरनल कंट्रोल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, दूसरा अकाउंटिंग कंट्रोल और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अर्थात ये 3 सत्रों पर ये कंट्रोल सिस्टम स्थापित किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल यानी ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रकार से सेटअप किया जाता है कि उसमें एक व्यक्ति जो कार्य करता है वो कंप्लीट नहीं करता, उसका एक हिस्सा करता है और फिर उस हिस्से के आधार पर दूसरा व्यक्ति कार्य करता है। इस प्रकार पहले के किए गए कार्य को दूसरा व्यक्ति जांच लेता है। इसको इंटरनल चेक कहते हैं जो इंटरनल कंट्रोल के अंतर्गत ही आता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो पद निर्धारित किए जाते हैं वो एक दूसरे के प्रति रेस्पॉन्सिबल ठहराए जाते हैं। कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये क्लियरली उसमें दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़कर के कार्य करते हैं और एक दूसरे का कार्य ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है। दूसरा है अकाउंटिंग कंट्रोल। अकाउंटिंग कंट्रोल का अर्थ होता है लेखा जोखा इस प्रकार से किया जाता है कि उसका एक हिस्सा एक व्यक्ति करे, एक दूसरा व्यक्ति करे,
कंप्लीट शुरू से खरीद का लेखा से लेकर के अंतिम खातों तक अगर एक व्यक्ति को दिया जाए तो वो फॉल्स एंट्री कर सकता है, फॉल्स लेन देन दिखा सकता है, इस प्रकार से वो गबन कर सकता है। तो इसको अलग अलग व्यक्तियों में डिवाइड कर दिया जाता है। इस प्रकार अकाउंट आपके फेयर होंगे, ट्रूथफुलनेस होगी उनके अंतर्गत, वो कंप्लीट होंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ होंगे, और उनमें किसी प्रकार का फ्रॉड होने की संभावना नहीं रहती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, उन निर्णयों को लागू करवाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में यही है कि उन निर्णयों की इफिशिएंसी की जांच की जाती है। इसके अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन में निर्णय कौन लेगा, वो किसको आगे आदेश देगा, किस प्रकार से आदेश पहुंचेंगे, ये स्पष्ट होता है, और उनको लागू कैसे किया जाएगा ये भी स्पष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार ये 3 लेवल के कंट्रोल होते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य स्पष्ट है, गड़बड़ी रोकनी है, गबन रोकने हैं, गलतियां रोकनी है, ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग को चलाना है, ट्रांजैक्शंस ट्रू एंड फेयर रिकॉर्ड की जानी है, उनको ट्रांजैक्शन करने वाले भी गबन ना कर सके ये सुनिश्चित करना है, व्यवसाय के ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स एकदम सही पोजीशन को व्यक्त करें ये सुनिश्चित करना है। तो इस प्रकार ट्रू एंड फेयर पिक्चर चलती रहे पूरे व्यवसायिक क्रियाओं की, और किसी प्रकार का गबन घोटाले की संभावना समाप्त हो जाए, यही ऑब्जेक्टिव होते हैं इंटरनल कंट्रोल के। रेस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित कर दी जाती है इसमें, इस प्रकार कोई भी गबन करेगा या गलती करेगा तो वो रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित होती है, अकाउंटेबल आदमी को पता चल जाता है, गलतियां रोक ली जाती हैं, ट्रू एंड फेयर एक्टिविटी चलती हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बेसिक प्रिंसिपल्स, क्या सिद्धांत है, यानी इंटरनल कंट्रोल अच्छा हो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण है। पहला है कि अकाउंटिंग का कार्य और एक्चुअल फिजिकल वर्क का कार्य है वो अलग अलग जगह अलग अलग लोगों के हाथों में होना चाहिए। जो फिजिकली एसेट का यूज करें वो ही अगर अकाउंटिंग करेंगे तो वो गबन करेंगे। एसेट अकाउंटिंग कोई और करे, परचेज करके कोई और करे, और यूज कोई और करे, अर्थात डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क, कोई भी कार्य ऑर्गेनाइजेशन में है वो कंप्लीट एक व्यक्ति के हाथ में कभी नहीं देना चाहिए। और डिवीजन ऑफ वर्क इस प्रकार से होना चाहिए कि एक के किए हुए कार्य को ऑटोमेटिकली दूसरा चेक कर ले, अर्थात जब एक ने एक सीमा तक कार्य किया है तो अगला व्यक्ति उस कार्य को उससे आगे करेगा तो पिछला उसके लिए बेस का कार्य करेगा, इस प्रकार उसको चेक करेगा। यदि वो कार्य सही नहीं मिला तो वो खुद रेस्पॉन्सिबल हो जाता है, इसलिए वो रिपोर्टिंग करेगा मैनेजमेंट को। तो इस प्रकार से डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, अकाउंटिंग और यूज ऑफ एसेट अलग अलग हाथों में होना चाहिए, तभी इंटरनल कंट्रोल काम करता है। अब इंटरनल कंट्रोल के फॉर्म्स क्या है, यानी कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो इंटरनल कंट्रोल में शामिल किए जाते हैं। सबसे पहला इंटरनल कंट्रोल होता है कैश कंट्रोल। कैश कंट्रोल में 3 बातें होती हैं, एक कैश की पेमेंट, कैश रिसिप्ट और कैश बैलेंस। अब इसका कंट्रोल क्या है कि कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट आपस में टैली होने चाहिए, यानी और कैश बैलेंस एक ऑप्टिमम बैलेंस होना चाहिए, न तो वो कभी कम पड़े और नहीं फालतू में पैसा पड़ा रहे, क्योंकि यदि कम पड़ता है तो आपको तुरंत पैसा उठाना पड़ेगा, कहीं से आपको महंगा पड़ेगा, और यदि आपको पैसा फालतू पड़ा रहता है तो इससे आपको ब्याज का लॉस होता है, नुकसान होता है। तो ऑप्टिमम बैलेंस बना रहे, कैश रिसिप्ट जो होती है उनका सही से लेखा जोखा होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, और पेमेंट होती है उनका भी सही से लेखा जोखा तुरंत होना चाहिए। ये दोनों चीज अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए। प्लस इनका टाइमिंग आपस में कोलाइड ना करे, इनका टाइमिंग आपस में ऐसा फिक्स हो कि जितने कैश की आवश्यकता है उतना कैश तो पास रखें लिक्विडिटी के लिए, और बाकी का निवेश होता रहे। जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल, जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट, इफिशिएंसी कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉइज शामिल किए जाते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल में पूरा फाइनेंस देखा जाता है, उसमें कार्य का स्पष्ट बंटवारा होना चाहिए कि कैपिटल एसेट्स खरीदी जाएंगे तो उसका प्रोसीजर खरीदने का क्या होगा, कहाँ से पैसे उठाए जा सकते हैं, किस किस की रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसी प्रकार
वेजेज और सैलरी पेमेंट कब किया जाएगा, कितना किया जाएगा, लेखा कौन करेगा, पेमेंट का मस्टरोल कौन बनाएगा, ये स्पष्ट क्लियर होने चाहिए ताकि उनमें गबन की संभावना ना रहे। कंट्रोल रिगार्डिंग ट्रेड ट्रांजैक्शंस, किसी भी बिजनेस में सेल्स परचेजेज लंबे बड़े पैमाने पर होते हैं और गबन इन्हीं के अंदर होने की संभावना ज्यादा रहती है। ये कार्य भी बंटवारा अलग अलग लोगों के हाथों में होना चाहिए कि जो परचेजिंग करते हैं वो स्टोर ना करें, स्टोर करने वाला परचेज ना करे, परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग हो, स्टोरिंग किसी अलग के हाथ में और अकाउंटिंग ऑफिस में अलग जगह होना चाहिए। इस प्रकार से ये कंट्रोल काम करेगा, एक दूसरे का कार्य जांच होता रहेगा, पता चल जाएगा। तो ट्रांजैक्शन फेयर होने चाहिए, उनका फेयर रिकॉर्डिंग होना चाहिए, उसमें किसी गबन की संभावना ना रहे, इस प्रकार से कार्य का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए। कंट्रोल रिगार्डिंग एम्प्लॉय रेमुनरेशन, रेमुनरेशन का मस्टरोल बनाते हैं उस समय आप झूठे लोगों के नाम दिखा करके मजदूरी निकाल सकते हैं, तो वो कैसे पकड़ा जाता है? आप एक व्यक्ति के हाथ में मत छोड़िए, एक व्यक्ति मस्टरोल बनाएगा, एक अटेंडेंस सर्टिफाई करेगा, एक व्यक्ति उसकी जांच करेगा, देखेगा कि ये सही है या नहीं, उसके बाद अंतिम व्यक्ति उनका रेमुनरेशन निकाल करके उनमें वितरित करेगा। इस प्रकार से ये कार्य भी बंटवारा होना चाहिए ताकि एक्चुअल वर्क प्लेस पर कार्य करते हैं उनसे अटेंडेंस ली जानी चाहिए और जो पेमेंट करते हैं वो अलग होने चाहिए और लेखा करने वाले अलग होने चाहिए। तो इसमें फिर गड़बड़ी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। कंट्रोल रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट का तो यही है कि खरीदने वाला कोई और हो, लेखा कोई और करे और यूज कोई और करे, ताकि उनके अंदर भी किसी प्रकार के गबन की संभावना ना रहे, उनकी सुरक्षा बनी रहे और वो बुक्स में ट्रू एंड फेयर वैल्यू पे दिखाई जाती रहे। कंट्रोल रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, जो बाहर इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं वो सर्वोत्तम इन्वेस्टमेंट हो, उनसे मैक्सिमम इनकम प्राप्त हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? वही है हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को इसके लिए ऑथराइज किया जाए, वो डिसीजन लें और वो एक्सपर्ट्स की सहायता लें और वो किस प्रकार कौन किसकी सहायता लेगा और किन किन में सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं, इसकी प्रोसीजर पहले से पूर्व निर्धारित होना चाहिए। कंट्रोल रिगार्डिंग स्टॉक, स्टॉक का ऑप्टिमम बैलेंस बना रहे, स्टॉक ने तो फालतू पड़ा रहे और नए स्टॉक कम पड़ जाए, इसके लिए सही से प्लानिंग हो। प्लानिंग करने वाले जो हैं वो परचेज करने वाले तक अपनी जो जितनी रिक्विजिशन है, जितनी मांग है वो पहुंचाएं, परचेज करने वाला परचेज करे और वो स्टोर तक पहुंचाए और स्टोर वाला उसको कलेक्ट करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में दे। इस प्रकार अलग अलग जगह जब कार्य का बंटवारा होगा तो अपने आप टैली हो जाएगा और इसके भी गबन की संभावना समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार ये फॉर्म ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। कॉस्ट कंट्रोल, जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल, कंट्रोल रिगार्डिंग ट्रेड ट्रांजैक्शंस, कंट्रोल रिगार्डिंग एम्प्लॉयज रेमुनरेशन और कंट्रोल रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स, कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट और कंट्रोल रिगार्डिंग स्टॉक। अब इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिटर, इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर के किस प्रकार से फायदेमंद है या ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल को क्यों ध्यान से देखना चाहिए? क्योंकि ऑडिटिंग का कार्य शुरू करने से पहले ऑडिटर का सबसे पहला कार्य है कि वो ये जांच ले कि व्यवसाय में इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रोंग है। इंटरनल कंट्रोल को जांचने के लिए उसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को समझना होता है, उसको उसकी सेटअप को समझना होता है कि कार्य का बंटवारा किस प्रकार कर रखा है, कहीं इसमें गड़बड़ी क्या मिल करके हो सकती है। अच्छे तरीके से जांचने के बाद ही वो ये इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं। यदि इफेक्टिव है तो उसको वो अपने जो ऑडिट कार्य है उसको जल्दी कर सकता है, अगर वो उसको इफेक्टिव ना लगे तो उसको बड़ी गहन जांच करनी पड़ती है। ये आज का टॉपिक था इंटरनल कंट्रोल, इसको विस्तार से आप अपनी बुक से अवश्य पढ़िएगा।